अश्विनी जी, हाँ जी सर। एक चैट बॉक्स में आया कि कैन आई आस्क द क्वेश्चन नाउ? यस प्लीज, क्वेश्चंस आ जाएंगे तो डेलिब्रेशन कवर कर लेंगे, बाद में टाइम बच जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन आप अपने काइंडली क्यूए में डाल दें, क्वेश्चन क्यूए में डाल दें। तो सर आपने पहले लेने डेलिब्रेशन के बीच में देख लेते नहीं, अभी तो मैं पढ़ लूंगा और डेलिब्रेशन में कवर कर दूंगा। और अगर आप काइंडली अपने क्वेश्चन पुट कर दें तो जब भी दिमाग में है, as and when they feel like they can write the questions. But they are posted in the group Q&A. हाँ, बस को बीच में कर लेंगे ना डेलिब्रेशन। ये करें ओनली रिलेटिंग टू सब्जेक्ट। जो बाकी क्वेश्चन है, जैसे अभी आया कि हेल्थ केयर का, दैट विल आंसर ओनली इन दी क्वेश्चन आंसर सेशन। एक मिनट सर, यूट्यूब मैं चेक कर लूं, मैं इधर बंद कर दे, इधर ओके हो गया, चल गया जनरल। यूट्यूब में कोई दिक्कत लग रही है, मेरे ख्याल में चला नहीं, एक मिनट दोबारा देखूं। चल गया यार उधर यूट्यूब? चल गया सर, हो रही है रिकॉर्डिंग। नहीं, अच्छा सॉरी प्राइवेट की है ना मैंने, वो प्राइवेट है, ठीक है। चलो ऊपर, थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका दोबारा स्वागत करता हूं, क्योंकि पार्ट 1 का जो कोर्स था इट वाज वेरी सक्सेसफुल। ऑल अराउंड हमारे यूट्यूब डाल के 300+ पार्टिसिपेंट एवरी डे लाइव थे, मोर देन 250 एट जूम। बट आफ्टर सीइंग योर रिस्पॉन्स कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और उसमें काफी टॉपिक हमारे छूट गए, क्योंकि 6 डेज में हमने एक आधी इंडस्ट्री छूट गई थी जो इंपॉर्टेंट थी, रियल स्टेट और फॉरेक्स, और एक रिफंड का टॉपिक। दैट्स वाई जो हमने कमिट किया था कि आपको ये 3 दिन का कोर्स हम कंप्लीट करने, ये हम सारे टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं जो 6 डेज में नहीं कंप्लीट हो पाए। तो हमने अनाउंस किया कि पार्ट 2 हम बड़ी जल्दी लेके आ रहे हैं। एज कमिटेड हमने पार्ट 2 अनाउंस कर दिया था काफी जल्दी, लेकिन डेट 15 को इसलिए रखी थी क्योंकि सभी शादियों में बिजी थे। तो ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं अशोक बत्रा जी का। जैसे लास्ट प्रोग्राम में भी हमारे ये ओपनिंग बैट्समैन थे, आज भी ओपनिंग बैट्समैन है बत्रा जी, क्योंकि इन्हीं के साथ ही ओपनिंग होती है आगे इन्हीं की। तो आज हमारे जो मेन मॉडरेटर हैं पीयूष जी, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ी देर में, और शफी मगलानी जी ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, देन गौरव गुप्ता जी, और अभी पार्टिसिपेंट 72 हो गए हैं। तो मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं, और एक इन्फॉर्म भी कर दूं कि लास्ट टाइम जो कोर्स था वो पीपीटीज मैंने अपने गूगल ड्राइव पे रख के आपको लिंक शेयर कर दिया, आप वहीं से कोई भी पीपीटी जो पिछले स्पीकर्स की थी वो आप ले सकते हो। और रिगार्डिंग सर्टिफिकेट भी मैंने आज इशू कर दिए हैं, जो कमिट किया था। रादर हमने जिन्होंने 9 आवर्स जहां प्लस अटेंड किए हैं, 930 आवर्स 9 आवर्स प्लस, उनको सबको सर्टिफिकेट दे दिए, जबकि कमिट किया था 10 आवर्स प्लस को देंगे। तो जिन्होंने भी 10 घंटे अटेंड किया था कोर्स और 5 दिन, तो उनको सर्टिफिकेट हमने दिए हैं, बाकी किसी को नहीं दिए। वो लगभग सर्टिफिकेट जो बने हैं 89 के 90 बने हैं, जबकि पार्टिसिपेंट 250 थे, लेकिन बाकियों की कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई। उन्होंने या तो अपने 10 आवर से कम अटेंड किया है प्रोग्राम, 9 आवर से, तो उनको सर्टिफिकेट हमने इशू नहीं किए। ऐसे ही इस कोर्स में दिस इज आल्सो सर्टिफिकेट कोर्स, इसमें 3 दिन का है 6 आवर्स का। अगर आप 5 घंटे मिनिमम अटेंड करोगे तभी सर्टिफिकेट मिलेंगे। वो हमारी टीम डाउनलोड करेगी अटेंडेंस हर डे की। अगर वो 5 आवर्स प्लस बढ़ेंगे तो सर्टिफिकेट विल बी इशूड, अदरवाइज नो। और सर्टिफिकेट विल बी इशूड टू ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नॉन सीएस को हम सर्टिफिकेट नहीं इशू करेंगे। वो अटेंड कर सकते हैं लेकिन वो सर्टिफिकेट उनको नहीं देंगे। तो विद दिस वर्ड्स आई अगेन वेलकम यू ऑल ऑन दिस 3 days course, being an extension of the earlier course of 6 days. After completing this, we will announce part 2 of Indies. Indies हमारे 11 Indies अभी पेंडिंग है, जो अभी कंप्लीट नहीं हो पाए थे कार्तिक जिंदल जी के, उनसे भी टाइम लेके मैं बड़ी जल्दी इंडियस पार्ट 2 आपको लॉन्च करूंगा, ताकि आप इंडियस का भी जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप अटेंड कर पाए। विद दीज वर्ड्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आज के जो मॉडरेटर हैं शफी मिगलानी अरोड़ा जी की, बत्रा जी को वो ऑफिशियल इंट्रोड्यूस करें। 3 टॉपिक मैंने जैसे आपको बताया, रिफंड, ट्रेवल टूर एंड रियल स्टेट, ये हम कवर करने जा रहे हैं आने वाले टाइम में। कल हमारे स्पीकर हैं आंचल कपूर जी और परसों हैं सिद्धांत पाठक जी।
Over Okay, to thank Shobhit you, ji. sir. Thank you, sir. Good evening, everyone who has joined us. I would now like to introduce officially Sir, who doesn't need an introduction actually, because he was born even before, like he became chartered accountant even before we were born. Like I was born in 1991, and he became a chartered accountant in 1981. So he has such a vast knowledge of everything, and we can only dream of what he has contributed to our profession. He's a leading partner in a firm, AK Batra and Associate, which is in itself very leading in the North India. So he has four decades of the knowledge in all these diverse areas, be it accounting, auditing, and from 2004 to 2017, he was concentrating and on specializing on service tax. But uske baad, as we all know, 2017 के बाद he shifted his focus to GST, and he has been immensely contributing to GST. उनकी बुक्स हमेशा लॉन्च होती रहती हैं और जिंदल सर को हमेशा फ्री कॉपी मिल जाती है हमें नहीं मिलती अभी ये मैम ने जान के बोला because he always get it हमें बाय करनी पड़ती है तो अभी उनकी बुक्स है प्रेजेंटली जीएसटी लॉ एंड प्रोसीजर अगस्त में रिलीज हुई थी और जीएसटी रेडी रेटनर अक्टूबर में रिलीज हुआ था. So he has also been covering a lot of cases and presenting it before the authorities, which has been covered in the law journals. So I think the list is really long, but what he has done is known to us. It's just a dream before us, and he's such a motivation to us. So I would like to welcome him on board today to share his golden piece of knowledge in GST. Welcome, sir. Good Thank evening. you, Shobhit. Over to Ashok Bhatta, sir. Welcome ji, Piyush ji. Thank you, sir. Thank you very much, ji. Piyush ji, welcome. Welcome, sir. I am here to welcome you, sir. Thank you, sir. जो लेट आते हैं वो बॉस होते हैं. Anyway, on the lighter side, friends, good evening. Today we are going to discuss a very interesting topic: real estate. This is one particular industry which has got very special, peculiar feature applicable from Kashmir to Kanyakumari. Nobody can say whatever is being recorded in the books of account is the real transactional value. In spite of government doing its effort in income tax as well as under indirect taxes, they have not been able to formulate a system where this unaccounted cash, which is normally being absorbed this industry, can be stopped. You can say once it is a sorry, one can argue if it is the case, then how we professional can look at it. As a professional, if I know these peculiar feature, then it will make my job much easier. आज भी दिल्ली में जब सी और डी कैटेगरी के अपार्टमेंट्स की रजिस्ट्री होती है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू जो रिकॉर्ड होती है फॉर द पर्पस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट मोर देन 40% ऑफ द रियल वैल्यू, एंड द गवर्नमेंट is keen to plug these loopholes. Some success has been achieved by prescribing the circle rate, and Revenue Secretary has already given an indication in this finance bill also there is something to tackle this capital gain issue. The government also realizes that this is one industry जहां अगर कोई 24 कैरेट बनना भी चाहता है तो बन नहीं पाता है. I want to comply all the provisions of law, it becomes very difficult. इसीलिए सरकार ने पहले भी बहुत सारी स्कीम्स निकाली. For example, if you look at the VAT law, then there have been a composition scheme for the contractors, pan India, without any exception, and they have been asked to discharge the VAT liability on the gross amount received without asking for the ITC and other things, because the government realizes
if there are certain difficulties to the builders, and in spite of their intention to follow the law, some genuine difficulties are being faced by them. Even in service tax law, if there was a was contract scheme, then it was only for the purpose of contractors, was contract only. Another important feature of this industry is once any particular document, either it is marketing literature or it is builder-buyer agreement, or it is an agreement between the builder or the contractor, once these documents are being documented, then it is very difficult to amend these without disclosing the original position. वो इसलिए आज आपने एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट इंटेंडिंग बायर के साथ किया, and before you can think over it, it will reach to the bank because you want to finance his apartment which you intend to buy. There may be a income tax search in one of the premises of the intending buyer, and that agreement is taken by the income tax authorities. Even otherwise, it is not desirable to do anything without disclosing the original position. We have seen some attempts have been made by some builders to change the agreement antedated, and they have been really finding difficult in service tax law once they are being searched. Even otherwise, this industry is one very peculiar industry where the dispute between the intending buyer and the developer is inevitable. Sometimes developer promises certain things and they're not able to complete. Sometimes he offers certain facilities and later on it doesn't provide it. And that is why, looking to all these difficulties, RERA was being introduced. But in spite of RERA, still there are disputes between the intending buyer and the developer. So my suggestion to all the persons who are engaged into this industry or who are connected with this industry, whatever has been documented, you want to change it, enter into an addendum agreement. Mention this was the original agreement and now these are the changes which are being proposed. As I told you, there is always a difference between transactional value and real value. So obviously builder has to find out a way. Whatever money, unaccounted money he has purchased, he has paid for the purchase of land, that money need to be adjusted in case he is willing to sell the project all unaccounted money. So looking to these issues, we must suggest him whether he should go for construction contract with material or he should purchase the material himself and only give the contract for the provision of services, that the differential value between the actual and the real can be adjusted through the invoices or whatever. So my point is, you must keep all these points in mind and then you suggest to your client who is in difficulty. But this industry has done one very wonderful thing also, and that is, if you look at Income Tax Act, all the chapters where the income can be computed are applicable to this industry. TDS is only in relation to was contract besides income tax and indirect taxes. So it involves a lot of provisions. It sharpens the professional skills of the professionals because all the laws are fully applicable to this industry, and that is why there are certain challenges also. Now, friends, we will now go to the taxation provisions of this industry. If we talk about pre-GST era, then on the property and goods, there used to be a levy called sale tax oblique VAT. On provision of service tax was being levied, and land was neither subject to VAT nor subject to service tax. Now all these taxes,
service tax, VAT, etc. being subsumed in GST. So now it is GST which is applicable on real estate. I will touch upon main areas of the real estate. One is construction and sale of residential or commercial apartment. I am saying construction and sale. A builder will construct an apartment and then he will sell it to the intending buyer. So the consideration may be received before the completion certificate or first occupation. Then certainly it is subject to tax. But if the entire consideration is being received after the completion of the project, after a completion certificate has been obtained for that project, then it is a transaction of sale of immovable property, not subject to GST. To make this concept clear, I would like to give an example. That example is, let us say I have purchased a piece of land, and when I got that sale deed executed, my father becomes sick. I constructed the first floor, he was hospitalized. Constructed the second floor, ICU. Constructed the third floor, my father is gone. Now that gentleman thinks this is a project जो मुझे सूट नहीं कर रहा, मेरे लिए अपशुकन है, मेरे फादर को ले गया. He has done the whole activities with his own funds. Now he wants to sell that unfinished project, which has only 3 lenters. Maybe the building has been approved for 10 floors, but he wants to sell it as it is, where it is. Can anybody tell me whether there will be any GST liability on this? In my humble opinion, no. Because it is a transaction of immovable property, maybe unfinished building, and he has not provided any service to anyone. He has not taken any consideration from any person. He has done the construction for himself before he could enter into any builder-buyer agreement or any arrangement for commercial exploitation. So it was in the nature of self-service. So even this unfinished building, where completion certificate is not received, even then it cannot be subject to GST because of the reason I have told you. Why I am trying to explain you this thing? Because it is really important when we go to the various intricacies of this industry. Though the government has simplified this to a great extent after 1st April 2019, but yet there are a number of issues which are tricky issues in this industry. Then comes sale of land. Now I am buying a piece of land, maybe agriculture land. I am taking a lot of permissions from the authorities, including change of land use. And then I am developing or converting that land into a plotted colony, wherein I do all the development, construct the roads, sewerage system, lightning, parks, etc., and selling those developed plot to the buyer. That may be before the project is completed or handed over to the MCD, or that may be after the project has been handed over to the MCD. Can there be a GST liability on this? The issue was in dispute earlier on. Various authorities were giving a contradictory decisions, but realizing this, GST Council took up this matter. They say that developed land is also a piece of land not subject to GST. Then comes the most controversial arrangement, wherein there is a landowner, there is a builder who is expertise in constructing and selling the apartments, and both join hands together. Landowner says, I'll give you my land, and the builder says, okay, I will invest all my money, and once I invest all the money, we will share
the area which will be constructed depending upon the market price of the land. So a commercial arrangement is being made out. Whether GST is leviable on these kind of arrangement, and if leviable at what point of time, on which services, because there are different supplies involved in this. Landowner is contributing land. Builder is doing the construction activity for himself also. Let us say 100 flats are to be constructed. 50 belongs to landowner and 50 belongs to developer. So 50 flats is constructing for himself, 50 is constructing for landowner. The question is then, is he liable to charge GST on the construction services provided to the landowner? When the landowner is getting these apartments in commercial quantity, they also likely to sell it, not likely to use the whole of the apartment for the self purpose. So once they sell it to the intending buyer, they act as a developer. Are they liable to pay GST? Similarly, builder who is getting 50 flats, that is in commercial quantity, he has been able to sell 40, then he has not been able to sell. Whether he will get the credit for all the supplies which has gone into that. So all these questions are there, which we will discuss during the course of our deliberation. Now, friends, let us look at the whole GST law. Not much has been stated about this industry. Now I'm going to the provisions which are there in law. You will find there are very few provisions relating to this industry, but the kind of litigation involved in this industry is one of the highest. पहले शेड्यूल 2 की बात करते हैं और शेड्यूल 2 बात करता है कि specified activities can be treated as a supply of goods or service. I simply say, if that being so, तो शेड्यूल 2 तो कोई टैक्स लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता. सेक्शन 7 ने अमेंड भी कर दिया था और बाद में डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई भी किया कि शेड्यूल 2 is only for the purpose of classification, so it is not a charging section. But still, it is important because according to this entry number 5, construction of a complex building, civil structure or part thereof. So this is one activity which I am talking about, construction. So the construction services, then it is an inclusive part of it, which says a complex or building, construction of a complex or a building having number of apartments which are intended to be sold to the buyers, either fully or partly, and they have been receiving consideration after issuance of a completion certificate. So that will be treated as service. You can say, Mr. Batra, when we construct the building, then there are number of huge quantity of material which is likely to be used. In spite of the fact that in construction contract, besides the involvement of land, there is the involvement of material which is being transferred from the builder to the intending buyer, which goes up to 60 to 70% of the total amount received. Yet it is being defined or called as a service. So therefore, wherever the entire consideration is being not received before, after completion, or even part is being received prior to the completion certificate, the whole consideration shall become subject to tax. Then works contract is being treated as one of the composite supply, and the primary supply is treated as a service. So friends, works contract has been defined in 2119, wherein various activities in relation to immovable property are subject to tax: building, construction, fabrication, installation, repair, maintenance, etc. Besides these, now we are moving to Schedule 3, which further says if activities specified in this schedule are neither supply of goods nor supply of services. So friends, sale of land
सबसे ज्यादा कंफ्यूजन सिर्फ इसी लाइन में है, और मोस्टली जो इश्यूज है रियल एस्टेट में, उनमें एक बहुत बड़ा इशू इस क्लॉज की इंटरप्रिटेशन। सेल ऑफ लैंड and subject to clause B of paragraph 5 of schedule 2 sale of building। जैसे हमने कहा था clause B paragraph 5 हमने पहले पढ़ा, इट इज बीइंग कॉल्ड एज ए सर्विस, और जो कंस्ट्रक्शन ये सारी चीजें हैं जहां आपको कंसिडरेशन, पूरी कंसिडरेशन आफ्टर कंप्लीशन नहीं मिलती है, तो उसको हमने डीमिंग सप्लाई मान लिया है। तो कहता है अगर उसको छोड़ दें तो सेल ऑफ लैंड comma sale of building is not subject to GST. So the question is, what is being included in the sale of land, what is being included in the sale of building? We'll certainly discuss when we move further. आज जितने भी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनको आप दो पार्ट में डिपार्टमेंट ने डिवाइड कर दिया। एक को कहा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जहां पे जो कमर्शियल अपार्टमेंट का एरिया है दैट इज मोर देन 15% ऑफ द टोटल एरिया। अगर आपका 100 स्क्वायर फीट का रेजिडेंशियल है और 10 स्क्वायर फीट का कमर्शियल है, टोटल 110 हो गया, तो उसका 15% बनता है 16। सो दैट मीन्स यू कैन हैव अप टू 16 स्क्वायर फीट एज कमर्शियल, then it remains residential real estate project, and the moment the ratio of commercial apartment exceed 15%, it will be called real estate project। अब आप कहेंगे कि दो हिस्सों में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, वो आपको आने वाली स्लाइड्स बताएंगी। अभी आप ये समझ ले, रेजिडेंशियल रियल estate project is a project where the area of commercial apartment is less than 50% of the total area, aggregating residential and commercial both। रेजिडेंशियल 10,000, 1,500 कमर्शियल, 11,500, 11,500 का 15% लेना है, तो 16,000 तक भी अगर ये होता तो भी ये रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट की डेफिनेशन है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की डेफिनेशन दी है, ये आपको प्रेजेंटेशन में अश्विनी जी को दे दूंगा, ये आपसे शेयर कर लेंगे। सो आई एम नॉट गोइंग टू रीड दीज डेफिनेशंस एंड यू विल फाइंड इट इज वेरी ब्रॉड। रियल एस्टेट की वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, कारपेट एरिया भी उन्होंने एक्सप्लेन किया रेरा वगैरह से। सो आई एम नॉट गोइंग टू दीज डेफिनेशंस, एंड इवन द टर्म अपार्टमेंट इज हैविंग ए वेरी वाइड मीनिंग, which includes chamber, dwelling unit, flat, office, shop, godown, premises, suite, tenement unit. So you name anything, it is being included there। What was the purpose? अभी मैंने आपको बताया कि सारे प्रोजेक्ट उन्होंने REP में या RREP में किए, और अपार्टमेंट को रेजिडेंशियल और कमर्शियल भी माना। तो कमर्शियल अपार्टमेंट की डेफिनेशन और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले पीछे दी हुई है। In nutshell, any apartment which is a dwelling unit can be used for the purpose of residence for a family is a residential apartment, and from where the commercial activity is carried out is a commercial apartment। इसका रीजन सिर्फ एक ही है, if in the case of residential real estate project where the commercial apartment is less than 15%, if I'm selling that area, then I'm liable to pay concessional rate of tax of 5% only. Whereas the same commercial apartment, once I am selling in REP, that means where the area of commercial project is more than 15%, then the rate of tax get increased to 12%। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, commercial apartment in real estate project is liable to be taxed at a higher rate of 12%, subject to benefit of ITC। A commercial apartment, part of RREP, is subject to tax at a concessional rate of 5% without benefit of ITC।
अश्विनी जी, आपको भी कोई डिस्टर्बेंस आ रही है? एक थोड़ी सी आवाज सी आ रही है, शू शू। नहीं, या कोई मेरे ऐसा पास? तो नहीं कर सर, बहुत ज्यादा तो नहीं कर सर, नहीं। ओके। नाउ प्रमोटर्स क्या काम करता है? सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, सेल ऑफ लैंड। अभी हमने पढ़ा सेल ऑफ लैंड कॉमा सब्जेक्ट टू क्लॉज 5 के शेड्यूल टू सेल ऑफ बिल्डिंग इज नाइदर ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर ए सप्लाई ऑफ सर्विस। सो ऑब्वियसली उस कंसिडरेशन में से हमें सेल ऑफ लैंड की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि सेल ऑफ लैंड इज नाइदर ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर ए सप्लाई ऑफ सर्विस, सो नो टैक्स कैन बी लेविड। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे अब टैक्स लग सकता है। अनलाइक प्री जीएसटी रिजाइम, गुड्स वर सब्जेक्ट टू टैक्स बाय द स्टेट, सर्विसेज बाय द सेंटर, पर ऐसा नहीं है। अब तो दोनों को कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है टू लेवी टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये लगेगा। अब लॉ ने क्या किया सेल ऑफ लैंड की वैल्यू को कम करने के लिए? लॉ ने कहा कि द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड और अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड एज द केस में बी shall be deemed to be 1/3 of the total amount charged for such supply. मैंने आपको एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट 10 लाख का बेचा, तो उसमें 1/3 वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज द अमाउंट चार्ज फॉर द पर्पस ऑफ लैंड। अब क्वेश्चन आया व्हाट इज टोटल अमाउंट? So total amount means whatever amount I am charging from the intending buyer, which may include the cost for the construction service, amount charged for the land or undivided share of land, as the case may be. And the government in this notification defined that your GST rate on affordable residential apartment is 12%. Other than residential and affordable apartment is 18%. This is up to 31st March 2019. As I told you, there has been a sea change from 1st April. So I'll explain that bit detail later on. So land deduction is 1/3. So effective rate of tax comes out to be 8% and 12%. This is the entry in notification number 11/2017, which is a rate notification for the services. अब 1/4/2019 से रेजिडेंशियल अपार्टमेंट पे 2 रेट आ गए। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, एक अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, एक अदर देन अफोर्डेबल। सो अफोर्डेबल पे टैक्स लगाया गया 1.5 एंड आफ्टर गिविंग डिडक्शन ऑफ लैंड 1/3 द इफेक्टिव रेट इज 5%। अदर देन अफोर्डेबल 5%। कमर्शियल अपार्टमेंट विच इज ए पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जहां 15% से कम की वैल्यू है कमर्शियल एरिया की 5%, और जहां आरईपी का पार्ट है कमर्शियल अपार्टमेंट, वहां रेट ऑफ टैक्स है 12%। अफोर्डेबल की डेफिनेशन दे दी गई। उन्होंने कहा कि इन द केस ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज इट इज 60 स्क्वायर मीटर, दैट इज 645.8 स्क्वायर फीट। Other than metro, 90 square meter, 968.8 square feet, and consideration charge is not more than 45 lakhs. अब जहां कहीं भी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, अमाउंट्स आते हैं और रेट का डिफरेंस होता है, वहीं इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब उन्होंने ये कहा कि जो अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है उसका रेट है 1.5%, यानी इफेक्टिव रेट 1%। उसमें भी आईटीसी नहीं मिलना, अफोर्डेबल में भी आईटीसी नहीं मिलना, पर उसका रेट कितना है 5%। सो 5 times इज द रेट। सो ऑब्वियसली जब ऐसी सिचुएशन होगी तो हर आदमी चाहेगा कि मेरा अपार्टमेंट अगर कहीं आसपास भी आता है तो वो अफोर्डेबल में आ जाए, ताकि उसमें रेट ऑफ टैक्स कम। तो उसके लिए पर्पस के लिए वो क्या करेगा, तो कंसीडरेशन सेकंड कंडीशन है 45। यू कैन नॉट कंसील दिस 645.8 स्क्वायर फीट, इट कैन बी मेड, देयर इज नो प्रॉब्लम। ही विल ट्राई टू स्प्लिट अप द कंसीडरेशन एंड ही विल से कि दिस इज 44,50,000
And then in order to earn money, he may say you have to pay me this additional cost or that additional cost. So the government, realizing that this definition can be subject to manipulation by the industry, so they have already stated what is the gross amount. 45 lakh shall consist of the amount charged for construction services, amount charged for the transfer of land, and any amount charged by the promoter from the buyer, including PLC, development charges, parking charges, common facility charges, or any other amount by whatever name called. So in a way, whatever is the responsibility of the intending buyer to make payment to the developer under the builder-buyer agreement, the whole amount which is payable by the intending buyer, including the cost of land, PLC charge or other charges, that shall be treated and considered, and it should be less than, or rather I should say up to 45 lakh. Now friends, question comes after 1st April 2019, as I told you, the department has said now residential apartment, 2 category, affordable, other than affordable, 1%, 5%. Is it optional project? No. Any project which has been started on or after 1st April 2019 shall be subject to tax at the rate of 1% or 5% only. No other rate of tax can be charged from the intending buyer. But yes, those projects which has been continuing project has been defined in the notification, and which was partially under construction prior to 1st April 2019, subject to those conditions, and they are continued after 2019. There is an option for the builder to either go for new scheme, or he can continue with the old scheme, pay tax at the rate of 12% and claim the ITC. Now, with effect from 1st April 2019, what are the conditions which are to be satisfied in order to get the benefit of this concessional rate of tax? First of all, it says there is no ITC available except to the landowner promoter who's contributing the land. All GST has to be paid in cash only. ITC not availed to be reported in GSTR 3B. In ongoing project where you have taken the option to go for the new rate, you have to reverse the ITC as per the formula given in the notification. And most important is, while opting for concessional rate of tax, you have to purchase 80% of the value of input and input services, not in terms of items. ऐसा नहीं कि 10 मटेरियल लगते हैं और मैंने 8 मटेरियल उसको रजिस्टर्ड डीलर से ले लिए. He's saying in terms of value of input and input service, आपको 80% मटेरियल जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदना पड़ेगा. गवर्नमेंट ने बड़ा सिंपल कहा कि हमने वो कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स दिया, इतना टैक्स कम किया, तो naturally if you buy it from the registered person, you are not getting the credit thereof, so the money will come to the government. In case you start buying from the unregistered person, then the government will not get tax here also, and you avail the benefit of concessional rate. So that is the objective. अगर सर्विसेज आपने 80% से कम ली, जो डिफरेंस होगा वो प्रमोटर को देना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज, और ये कंडीशन एप्लीकेबल है इनपुट और इनपुट सर्विस पे, नॉट ऑन द कैपिटल गुड्स. Now friends, coming to how to calculate this 80%, first of all understand कि जो FSI है या ग्रांट ऑफ डेवलपमेंट राइट है या इलेक्ट्रिसिटी है या जो आइटमें कंस्ट्रक्शन में यूज होती है विच इज नॉट पार्ट ऑफ द GST, हाई स्पीड डीजल एक्सेट्रा, उनको इंक्लूड नहीं करेंगे. दूसरा, कैपिटल गुड्स को भी 80% की लिमिट में नहीं यूज करेंगे, मीनिंग देयर बाय
all capital goods have to be purchased from the registered supplier only. इतना बड़ा बेनिफिट है, वो चला जाएगा. एंड इन केस यू डोंट डू दैट, द डिपार्टमेंट में से कि आपने जो कैपिटल गुड्स को परचेज किया है अनरजिस्टर्ड डीलर से, उस पर टैक्स दे. Department can say that you are not satisfying the condition of the notification, so you are not entitled for the benefit of concessional rate of tax. Then imagine what will be the value of demand which will be created. So be careful in applying this principle. These conditions are very, very important. So capital goods had to be purchased from the registered dealers only. And the definition of capital goods, you all know, the value of which has been capitalized in the books of account. To the extent of capitalization only, these are the capital goods. And there can be difference. A particular product may be input for someone and it may be a capital goods for some other person. So looking to your own situation, you have to see जो कुछ टूल आप खरीदेंगे, हो सकता है उनकी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट हो, आप प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दें तो वो इनपुट में आएगा. और कोई मशीनरी आपने कंस्ट्रक्शन के लिए खरीदी है, उसकी वैल्यू आपने कैपिटलाइज कर दी, तो वो कैपिटल गुड्स कहलाएगी. और सारी कैपिटल गुड्स आपको रजिस्टर्ड डीलर से खरीदनी पड़ेगी. अब एक छोटा सा एग्जांपल लिया गया है. सीमेंट जहां आप खरीदेंगे, सीमेंट भी आपको इनपुट में जो है एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला उन्होंने which has to be purchased from the registered person. अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझेंगे तो बात बड़ी क्लियर हो जाएगी. मैंने 60% मटेरियल खरीदा रजिस्टर्ड पर्सन से, सीमेंट 10% लिया अनरजिस्टर्ड से, और इनपुट और इनपुट सर्विसेज ली अनरजिस्टर्ड 30%. अब उसको कितने अमाउंट पे प्रमोटर को रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा करना, क्योंकि 80% परचेज उसको करनी थी रजिस्टर्ड पर्सन से, उसने की 60. सीमेंट उसको रजिस्टर्ड से करना ही करना था, तो इस पे तो रिवर्स चार्ज पे वो टैक्स देगा ही देगा सीमेंट पे. वो इसलिए किया गया कि सीमेंट पे रेट ऑफ टैक्स 28% है, तो 10% आपको ये देना पड़ेगा. वो 10 आपको अनरजिस्टर्ड पर्सन की सप्लाई है, उस पर टैक्स आपको 18% जमा कराना पड़ेगा, irrespective of the nature of supply and irrespective of the rate at which such supplies are taxable. 80% माल रजिस्टर्ड डीलर से खरीदना था, 60 खरीदा, 10 सीमेंट खरीदा, 30 अदर, तो 10 पे रिवर्स टैक्स लायबिलिटी जाएगी और बैलेंस 10% पे जाएगी. इस पे रेट लगेगा 28, इस पे रेट लगेगा 18. यस, फर्दर सप्लाई बताएंगे. अब सिचुएशन आ गई, 60% तो अनरजिस्टर्ड डीलर से थी, 25% सॉरी रजिस्टर्ड डीलर से थी, 25% उसने अनरजिस्टर्ड डीलर से सीमेंट खरीद लिया. अब क्योंकि मुझे 80% खरीदना है फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, so should I pay reverse charge on 20% or 25%? As I told you, cement and capital goods both are to be purchased from the registered dealer only. So therefore, this 25% has to be paid by the promoter under reverse charge on cement value, even though it will exceed to 85%. But still, though the law restricts that I need to purchase supplies from the registered dealer up to 80%, but because cement is a compulsory levy, so this 25% has to be paid by the developer and not 20%. Now the question comes whether I can have these purchases project-wise or business-wise. This is important because I may in project A have purchased 60% from unregistered dealer. In project B, I might have taken 90% from the registered dealer, and I may request that these two may be merged. No, it cannot be done. It has to be seen from project to project. Project-wise accounts are to be maintained. Shortfall is to be submitted after the end of the following financial year. अब हम इसको थोड़ा सा चार्ट में देख लेते हैं. The things will become more easier for me. Period of calculation. सीमेंट की लायबिलिटी आपको रिवर्स चार्ज में डिस्चार्ज करनी है मंथली, क्योंकि इसमें 100% टैक्स आपको देना है
if you are not buying it from the registered persons under reverse charge. Similarly, the position with capital goods. So whenever you are in capital goods and you're buying it from unregistered dealer, every month you have to discharge the liability under RCM for cement and capital goods. But so far as other input and input services are concerned, आप उसको साल में अकाउंटिंग करेंगे, मार्च में अपना हिसाब लगाएंगे कितना अनरजिस्टर्ड से दिया है, कितना रजिस्टर्ड से किया है, और बाय द एंड ऑफ द फॉलोइंग ईयर, दैट मींस मंथ ऑफ जून से पहले पहले आप उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज करके अपने रिटर्न में रिपोर्ट करेंगे. अब सीमेंट जैसे मैंने कहा इस पे रेट 28% है. कैपिटल गुड्स की जब मैं लायबिलिटी पे करूंगा आरसीएम में, उस पर रिस्पेक्टिव गुड्स का लगेगा. फॉर एग्जांपल मैंने कोई क्रेन ली तो क्रेन का लगेगा, डंपर लिया तो डंपर का लगेगा. सो वो सारे रेट लगेंगे. और रेस्ट ऑफ द इनपुट एंड सर्विसेज मुझे 18% देना. दीज आर द नोटिफिकेशंस व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू रीड. अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दोस्त पूछते हैं मेरे से व्हेन इट कम्स टू 80%. जैसे कि वेदर the goods which we are importing will be treated as supply received from registered dealer or some other person. There is no doubt if I am importing it either from Pakistan or maybe USA, undoubtedly without fail वो registered तो नहीं होगा GST में because it is located outside the country. लेकिन because we are filing the bill of entry and we are buying it from a person who is supplying as per the provisions of the other law, in my humble opinion that should be considered as registered person. क्योंकि जब मैं उसे import करता हूँ तो I am liable to pay IGST and I am liable to pay custom duty. So obviously मैं IGST pay कर रहा हूँ तो registered dealer ही माना जाना चाहिए. एक क्वेश्चन आता है कि if I buy certain goods from composition dealer, let us say मैंने ईंटें ले ली from a dealer with a composition and he has charged me a concessional rate of tax which is applicable to the composition dealer. What will happen? Whether that will be treated as composition dealer? Anybody can answer? If he knows it, he can write in the chat box. But I can tell you, in my humble opinion, registered person is also a composition dealer is also a registered person. The supplies received from composition dealer will also be included as supply received from registered person. Then comes whether exempted supplies are to be considered. Assuming in one of the project, I am constructing affordable housing and I am using mitti land. जो land है that is not subject to tax in GST. तो क्या वो भी मुझे registered dealer से खरीदनी पड़ेगी? Yes, in my humble opinion, they simply said that you have to procure the input and input services. They have not used the term taxable input and taxable services. So you have to buy these exempted goods also, and that shall also be treated as purchase from registered dealer. Taxability is not the issue. Then comes whether this ratio has to be seen project-wise or year-wise, or in case I have made purchases more than 80% in one particular financial year, whatever excess supplies I have received from registered dealer, can I adjust in the coming year by buying it from unregistered person? No. These 80% parameter is financial year project-wise parameter. So you cannot carry forward the excess amount in the next financial year. So this is very, very important. Input service, adding goods, the definition दे दी है reference के लिए, बाकी आपको मैंने बता ही दिया था. Now comes a clarification which has come from the department, and that is in the case of real estate project. किसी ने ये कहा कि real estate project में जहाँ commercial का portion 15% से ज़्यादा है, वहाँ तो obviously क्योंकि मैं commercial में full rate पे tax दे रहा हूँ, तो मुझे ITC भी मिलना चाहिए और मुझे एक condition 80% वाली भी नहीं लगनी चाहिए. तो गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप. When you are paying tax,
on commercial apartment in real estate project at full rate, so this condition will not apply. So for the purpose of bifurcating, we will go to the square feet construction. जितना एरिया आपका रेजिडेंशियल का है, जितना कमर्शियल में लगा है, उसकी रेशियो में 80% की लिमिट मानी जाएगी, क्योंकि कमर्शियल अपार्टमेंट में भी स्मॉल 1000 square feet, residential maybe 4000 square feet. If we go by number wise, then that will not be equitable. So they say once you're buying a material which goes into 4000 residential and 1000 commercial, then in that case, आपको 20% of the area is commercial. So total supply का जो 80% है, उस पे ही 80% की restriction लगेगी. This is a clarification which has been given by the department in frequently asked questions dated 14 May 2019. अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, so that the things become very clear. अभी हम बात कर रहे हैं RREP की, जहां पे 15% से कम है कमर्शियल अपार्टमेंट, और वहां कमर्शियल अपार्टमेंट भी टैक्सेबल है 5% पे, कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स पे. तो वहां तो मुझे पूरी सप्लाई के ऊपर 80% का वैल्यू लगेगा. लेट अस से आई हैव परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, फिर मैंने कंपोजिशन डीलर से लिया 10%, जो आल्सो व्हिच इज आल्सो बीइंग कंसीडर्ड रजिस्टर्ड पर्सन. देन I have paid tax and RCM, that is also being treated as a registered person because I am raising the self invoice, I am discharging the liability on that amount. Then import, as I told you, will also be considered as a deemed registered 10%. So this 50% I am buying either from the registered person or deemed registered person. I have to purchase 80% from registered person. सीमेंट मैंने 15% पे लिया, 150 रुपए की वैल्यू, और अदर सर्विसेज 35% ली, 350 रुपए की वैल्यू. सो ऑब्वियसली 80% कंप्लीट करने के लिए वैल्यू वाइज 150 पे तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा सीमेंट पे. सो वंस आई ऐड 150, तो देन इट बिकम्स 65. रेस्ट 15% आई हैव टू पे टैक्स अंडर अनरजिस्टर्ड पर्सन. तो ये आपका 150 रुपया बचा, जिससे 80 हो गया, और उसके ऊपर 18% से टैक्स लगेगा 27 रुपए. I think this example is making it clear, and this is applicable in the case of RREP where the commercial apartments are less than 15%. अब आ गया एक ऐसा अपार्टमेंट जो REP है, जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है. अब यहाँ क्वेश्चन है कि मेरा 600 स्क्वायर फीट का एरिया कमर्शियल अपार्टमेंट का है, जबकि रेजिडेंशियल अपार्टमेंट मेरा 400 स्क्वायर फीट का है. तो अब मैंने इसमें प्रिजम्पशन लिया कि ये सप्लायर है, ये परसेंटेज ऑफ द गुड्स परचेज्ड है, ये अमाउंट कमर्शियल और रेजिडेंशियल पे लगा. सो कॉस्ट प्रोपोर्शनल टू द रेजिडेंशियल अपार्टमेंट इज 40%, क्योंकि यहाँ मैं कमर्शियल अपार्टमेंट में फुल रेट ऑफ टैक्स पे दे रहा हूँ, तो मुझे रजिस्टर्ड डीलर से जो माल खरीदना है उसकी रेशियो ये आ गई 80 रुपए की. अब मैंने 20%, 30, 40, 50, जैसे मैंने कहा, मैंने रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड डीलर से ले लिया. सीमेंट लिया मैंने 15%, ऑब्वियसली वो 60 रुपीज आई हैव टू पे अंडर रिवर्स 28%. सिमिलरली रेस्ट 60 रुपीज, देन इट बिकम्स 80% ऑफ माय परचेज फॉर रजिस्टर्ड पर्सन. आई एम लायबल टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 18%. दिस एग्जांपल हैज बीन वर्कड आउट लुकिंग टू द क्लैरिफिकेशन गिवन बाय द डिपार्टमेंट. अब हम एक कंट्रोवर्शियल इशू पे आ रहे हैं. डिपार्टमेंट ने ये कहा कि आपका इफेक्टिव रेट है 1.5 या 18, उसमें 1/3 लैंड हटा दो, आपका इफेक्टिव रेट हो गया 1% और 12%. लेकिन इनफैक्ट इन केस वी लुक एट द कंपोजिशन ऑफ द मनी व्हिच आई एम चार्जिंग फॉर द इंटेंडिंग बायर, देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर द कॉस्ट ऑफ द लैंड इज 80%. अगर आप दिल्ली में वसंत विहार की बात करें, जहां 7 से 8 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड की जमीन है, तो वहां 7 से 8 लाख की जमीन का मतलब है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो 4000 रुपए स्क्वायर फीट है, 36,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, और लैंड है 8 लाख रुपए की. और आप ये कह रहे हो कि मैंने उसको 9 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बेचा है, तो उसमें 9 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो 3000 स्क्वायर फीट का है, तो आप ये कह रहे हो कि लैंड की कॉस्ट सिर्फ 1/3 होगी.
यानी 3 करोड़, जबकि उस 9 करोड़ की टोटल कंसिडरेशन में cost of construction is only 2 crores. 7 crore is the cost of land or undivided portion of land. Question comes, can you tax the land in the guise of the formula which you have suggested? So it is being challenged and various judgments are there and now the matter is pending for the Supreme Court also. क्या उन्होंने ये कहा कि what cannot be done directly under the law, you cannot do it indirectly. So by providing the deduction on account of land to the extent of 1/3, where the cost of land is more than 60 to 70%, indirectly you are taxing the land. So मैंने लिखा metro cities में actual land value 60 to 90. So once you reduce the value of land 1/3 जो हमने formula दिया, तो आप indirectly land को cost tax कर रहे हैं. Can you do it? Once you write in Schedule 3 that sale of land is not subject to tax. तो जब ये चैलेंज किया गया तो गुजरात हाई कोर्ट ने एक केस है मुंजाल भट्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वहां उन्होंने कहा जी हम लैंड की कीमत को सेपरेट दिखाते हैं. आई एम सेलिंग यू दिस अपार्टमेंट ऑफ 3000 स्क्वायर फीट इन वसंत विहार फॉर 9 crores. द कॉस्ट ऑफ लैंड इज 7 crores एंड आई एम चार्जिंग यू कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 crores. 3000 स्क्वायर फीट पे तो अगर 4000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे लगाओगे तो 1 करोड़ 20 लाख कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी. तो इन ऑर्डर टू मेक इट सिंपलर, उनका ठीक है कोई बात नहीं, ज्यादा अमाउंट पे दे देते हैं. तो हमने लैंड की कीमत 6 करोड़ पे, तो इन दैट केस कैन यू से कि आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन because there is the judgment of L&T which says that the construction services are also part of the works contract with the land is involved. तो क्या उस कंस्ट्रक्शन वैल्यू पे मैं टैक्स दे सकता हूँ और लैंड की 18% से? ऑब्वियसली जब सरकार कहती है कि 100 रुपए के प्रोजेक्ट पे आपको टैक्स देना 18%, लैंड की कीमत 1/3, सो इफेक्टिव रेट इज 12% ऑन 100 रुपीज और 18% ऑफ 66.66 रुपीज. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आई एम विलिंग टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 18% ऑन द वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ओनली? उन्होंने कहा यस यू कैन डू इट. दिस जो फिक्शन दिया गया लॉ में इट इज ओनली ऑप्शनल. डीमिंग फिक्शन कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन द एक्चुअल वैल्यू इज नॉट ascertainable. Such deeming fiction leads to arbitrary and discriminatory power, जो मैंने आपसे कहा था indirectly or taxing the land. उन्होंने कहा ये आप कर सकते हैं और ये जो 1/3 का फार्मूला है ये ऑप्शनल है, इट इज नॉट मैंडेटरी. और इस तरह से कह के गुजरात हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दे दिया सब्जेक्ट टू द कंडीशन द कॉस्ट ऑफ लैंड हैज बीन शोन सेपरेटली एंड अदर कंडीशंस बीइंग स्पेसिफाइड देयरइन. इफ यू ड्राफ्ट द एग्रीमेंट in that manner then obviously it is there, but now this provision is being challenged in the court of law and apex court के ऊपर judgment पड़ी है. Now let us see what is the decision of the apex court in this kind of area. Now comes sale of plot, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था. अब थोड़ी क्लैरिटी आ गई है. पहले वेरियस अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग वेरियस डिफरेंट अथॉरिटीज दे रही थी. कुछ कह रही थी कि डेवलप्ड प्लॉट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी. तो एक आदमी ने कहा अगर मैं लैंड की कीमत अलग दिखा दूं, लेट अस से 500 रुपीज, डेवलपमेंट कॉस्ट 250, am I liable to pay tax only on 250 and claim the credit? So all these issues were there and various authorities have been giving various arguments. I suggest the persons who are attending the seminar, they can go and read Goa authority. That is one of the best who has given a reasoning. But after this GST council has considered and now this matter is being ruled by circular number 177, which says even sale of developed land is sale of plot only, not subject to GST. तो अगर आप अनडेवलप्ड प्लॉट बेच रहे हैं या डेवलप्ड प्लॉट बेच रहे हैं, दोनों में कोई इशू नहीं है. कुछ लोग अभी भी कंजर्वेटिव जाना चाहते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम डेवलपमेंट कॉस्ट को अलग दिखा देंगे, उसके ऊपर क्रेडिट ले लेंगे. दैट इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आल्सो. बट काइंडली रीड दिस सर्कुलर 177 and now even the department is accepting it. So unless otherwise you do something patently wrong, then this circular provides you the benefit and everybody knows the circulars are binding on the
डिपार्टमेंट। अब जो लोग दिल्ली में, बॉम्बे में, या तो शायद जलंधर में भी शुरू हो गया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन गुड़गांव में, एनसीआर में हर जगह फ्लोर बनते हैं या एरिया डेवलप होता है, अपार्टमेंट्स आते हैं, तो लैंड ऑनर अपनी लैंड कंट्रीब्यूट करता है, बिल्डर अपने पैसे लगा के उस पर कंस्ट्रक्शन करता है और फिर उसको इंटेंडिंग बायर को बेच दिया जाता है। अब इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं और उसमें जीएसटी की इम्प्लीकेशन क्या, आप उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। लैंड ऑनर ने कहा तो मैं आपको ये लैंड दे रहा हूं, आप इस पे फ्लैट्स बनाएं, जितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो आप लगाएंगे, मैं लैंड दूंगा और अल्टीमेटली हम इसको इकट्ठे बेचेंगे, जो रिवेन्यू आएगा वो 50-50 कर लेंगे। दैट कैन बी वन अरेंजमेंट। सेकेंड अरेंजमेंट कैन बी, आप इस पे 100 फ्लैट बनाएं, 50 आप मुझे दे दें, 50 आप रख लें, मैं अपने वाले 50 जब मर्जी बेचूं, आप अपने वाले 50 जब मर्जी बेचें। या ये भी कह सकता है कि बिकॉज यूर मार्केटिंग एक्सपर्ट, तो मेरे 50 भी आप बेच देना, पर बेचना उसी टाइम पे जब मैं कहूंगा, और उसकी एवज में, उसकी बिनिस्बत में मैं आपको कुछ पैसे कमीशन के दूंगा। देन दिस इज अनदर सप्लाई। तो इन सब चीजों में किस किस एक्टिविटी पे टैक्स लगेगा। अब हम पहले बात करते हैं एरिया शेयरिंग की, जहां नॉर्मली आज दिल्ली में क्या हो रहा है, बिल्डर एक प्लॉट लेता है लैंड ऑनर से, उस पे 2-3 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगाता है, 4 फ्लोर बनते हैं, एक फ्लोर बिल्डर ले लेता है और उसको वो मार्केट में बेच देता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो बिल्डर को कंसिडरेशन मिलती है दैट इज ऑलवेज इन काइंड, in the shape of 1 apartment out of the 4 which are being constructed, and 3 apartments goes to the landowner. To make it more simpler, जिस लैंड ऑनर के लिए उसने 3 बनाया, अभी मैंने इस पे कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं की है, मैंने ये एज्यूम किया कि वो पीस ऑफ लैंड पे 2 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन लगनी है और उस पीस ऑफ लैंड का टोटल प्राइस है 8 करोड़ रुपए। तो 1/4 पोर्शन जो लैंड ऑनर ने दिया टू दी डेवलपर, डेवलपर ने उस पर 2 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन करके उसको वापस कर दिया। बोथ आर मैचिंग। सो व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी इन दिस ट्रांजैक्शन? तो डिपार्टमेंट का ये कहना है कि बिकॉज लैंड ऑनर ने आपको ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट दिए, एक तो ये सप्लाई है, और 1 अप्रैल 2019 पे ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट पे टैक्स देना पड़ेगा प्रमोटर को अंडर रिवर्स चार्ज। Whether transfer of development right is subject to tax, it is a question of dispute. अभी हम उसको डिटेल में डील करेंगे। For the time being, this is one supply. Second supply is when the supply builder is constructing 50 flats for the landowner. 50 तो अपने लिए बना रहा है जो बेचेगा, तो 50 फ्लैट जो बना रहा है, क्योंकि वो अनडिवाइडेड पोर्शन ऑफ लैंड लेने, सॉरी, एक फ्लैट जो 4 फ्लैट बना रहा है, अनडिवाइडेड पोर्शन ऑफ लैंड लेने के लिए वो कैश में कुछ नहीं दे रहा, वो स्टील सीमेंट नहीं दे रहा, वो कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है। तो लैंड ऑनर को जो भी कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज मिल रही हैं फ्रॉम द डेवलपर और द बिल्डर, दे आर अनडाउटेडली सब्जेक्ट टू टैक्स। किस वैल्यू पे कब देना है टैक्स, इसको बाद में डील करेंगे सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में। पर मैं इतना कह रहा हूं कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी डेवलपर कर रहा है फॉर द लैंड ऑनर, दैट इज 100% सब्जेक्ट टू टैक्स। अब क्वेश्चन आया ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, वेदर इट इज सब्जेक्ट टू टैक्स और नॉट, we will discuss later on, but the department has issued number of notifications suggesting it is subject to tax. इसमें थर्ड सप्लाई है। थर्ड सप्लाई है when landowner will sell his share to the intending buyer, वो बिल्डर टू द इंटेंडिंग बायर है। इसी तरह से बिल्डर जिसको एक फ्लोर मिल रहा है, वो अगर अपना फ्लोर बेच देता है,
और अगर वो कंप्लीशन से पहले बेचता है तो सब्जेक्ट टू जीएसटी, आफ्टर कंप्लीशन बेचता है तो नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी. सो दीज आर दी 4 supplies involved in this transactions. अब क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, जो पहली सप्लाई जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां लैंड ऑनर परमिशन दे देता है कि भैया ये पोजेशन तुम ले लो, तुम मेरे साथ जो अरेंजमेंट है मेरे नाम पे, वो अटॉर्नी भी दे देता है, आप चेंज ऑफ लैंड यूज की एप्लीकेशन डालो, नक्शा पास करवाओ, और जितनी भी अथॉरिटी से आपको अप्रूवल लेनी है आप सारी अप्रूवल ले. अब जो लैंड ऑनर के पास जो उसने पोजेशन दिया, इफ यू वांट टू रेज फाइनेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, यू कैन आल्सो डू दैट. आप उस पीस ऑफ लैंड को मॉर्टगेज करके लोन भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं. आप उस प्रोजेक्ट को जैसे भी चाहें उसको एडवर्टाइज भी कर सकते हैं. And once you advertise that, then accordingly, whatever booking is coming, you are eligible to retain that money also. But you will not sell my share, or you may sell my share. So whatever money comes in on my account, you can give it to me. ये सारी एक्टिविटीज करते हैं तो डिपार्टमेंट कहता है इट इज ए ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, जबकि प्रोफेशन और ट्रेड का ये कहना है it is a benefit arising out of land. So obviously sale of it will be covered in the exclusion clause of sale of land, not subject to tax. For all practical purpose, landowner extinguishes all his right in the land in favor of the developer in lieu of getting consideration in kind rather than in money. दोस्तों ये एक इशू है जो डिस्प्यूट में है, लेकिन 1/4/2019 के बाद एक बड़ा एडवांटेज हो गया. तो उन्होंने एक एग्जम्पशन दे दी इन द केस ऑफ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कि जो आप बेच दोगे उस पे आपको डेवलपमेंट राइट नहीं देना पड़ेगा. सो नाउ दिस इशू रिमेन्स इन डिस्प्यूट only in the case of residential apartment which are not being sold prior to the completion certificate or in relation to commercial apartment. अब हम बात करते हैं उसी एक्सक्लूजन की कि whether transfer of development right is been covered in the exclusion in entry number 5 of schedule 3. वो कहता है sale of land comma subject to clause 5B of the schedule 2 sale of building. Land has not been defined in GST law. लैंड की डेफिनेशन आप लैंड एक्विजिशन एक्ट में ले लें, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ले लें, कॉन्स्टिट्यूशन से ले लें, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जहां से भी मिलती है ले लें, तो एवरीबॉडी इट सेज लैंड इंक्लूड बेनिफिट राइजिंग आउट ऑफ लैंड. इसी बात को मानते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन द केस ऑफ चेडा हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये कहा कि डेवलपमेंट राइट इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स, और यही जजमेंट को बाद में फॉलो किया इन द केस ऑफ Saturday Builders Private Limited में writ petition number so and so. Not only these two high court judgment, there are tribunal judgment by Chandigarh bench in the case of DLF. और DLF का भी एक नहीं दो कंपनीज थी, एक DLF कमर्शियल प्रोजेक्ट्स थी और एक DLF लिमिटेड थी. दोनों की अलग अलग जजमेंटें आई 22 मई 2019 को, और यही रीजनिंग देते हुए उन्होंने कहा कि ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स बिकॉज इट इज ए बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड. अब क्वेश्चन आया, वहां लिखा है सेल ऑफ लैंड. लेट अस से इट इज ए लैंड, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ लैंड. द सेकंड क्वेश्चन कम वेदर दिस इज सेल. नाउ इन केस यू एनालाइज द definition of sale, and we all know sale is practically transfer of ownership in respect of movable property, immovable property. So different issues. In order to transfer the right in immovable property, it has to be registered with the sub registrar. तो बहुत सारे issues में आया कि whether extinguishment of all my right in that undivided portion of land can be treated as a sale. Let us say we have already discussed that there are a couple of judgments to say it is being included in the definition of land.
but then the language is sale of land. So whether the extinguishment of right is also being treated as a sale. Then these two judgments, which are very landmark judgment, one by the Apex Court in the case of Fakir Chand Gulati versus local agencies, and then Radhe developer. This is Ahmedabad tribunal. So both have stated the same thing. This extinguishment of right is also being covered in the definition of sale. And once it is being covered in the definition of sale, then transfer of development right is a benefit arising out of land, and sale to the builder is being covered in clause 5 of schedule 3, not subject to GST. ये हमारा मानना है, ये प्रोफेशनल्स का मानना है, ये जो जजमेंट्स हैं इस बात को कहती है। पर डिपार्टमेंट ने क्या कहा? डिपार्टमेंट ने कहा ऐसा नहीं। अगर आपकी मैं अटेंशन ड्रॉ करूंगा नोटिफिकेशन नंबर 4/2018 में, जहां उन्होंने ये कहा कि आपको ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट पे कब टैक्स देना है, व्हेन यू हैंड ओवर द पोजीशन टू द लैंड ओनर। फिर जब 1/4/2019 से नया टैक्सेशन रिजाइम चला, वहां उन्होंने फिर कहा कि भैया अब हम न्यू रिजाइम में 4/2019 इशू कर रहे हैं, जिसमें हम एग्जम्पशन देते हैं ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट को टू द डेवलपर टू द एक्सटेंट builder has been able to sell it before the completion certificate, that means on which you have discharged the GST liability. To make it more simple, 100 फ्लैट थे, 50 लैंड ऑनर के थे, 50 मेरे थे, मुझे 50 पे डेवलपमेंट राइट देना था, and I have been able to sell all the 50 before the completion certificate. So my development right value shall be treated as nil. If I have been able to sell 40 flats and 10 I have not been able to sell, so the development right to the extent of 20%, that is unsold unit, shall be subject to the levy of GST. 5/2019 से उन्होंने ये कह दिया कि ये जो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट है 1/4/2019 से पहले तो लैंडलॉर्ड को देना था, and mostly landlords are not commercial organization, they are specified individuals. There may be companies also, commercial concerns also, but mostly they were individuals. So therefore this responsibility of discharge of certificate has been given to the builder, who is invariably registered with the GST. So friends, उन्होंने ये कह दिया कि ये हैवी रिवर्स चार्ज में देगा और प्रमोटर देगा, टैक्सेबल है तभी तो रिवर्स चार्ज में देगा। फिर नोटिफिकेशन आया 6/2019 ऑन द लाइन ऑफ 4/2018। कब इसको टैक्स डेवलपर ने जमा कराना है? तो देखा जिस टाइम पे वो हैंड ओवर पोजीशन करता है, इस पे जमा कराना है। जो कमिंग स्लाइड्स हैं वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब आ गया लायबिलिटी इन केस ऑफ ट्रांसफर डेवलपमेंट एज पर डिपार्टमेंट। ये पोजीशन है बिफोर 31 मार्च 2019 की, और ये पोजीशन है आफ्टर 1 अप्रैल। सो आई एम ओनली डिस्कसिंग आफ्टर 1 अप्रैल। प्रमोटर को टैक्स जमा कराना है, इन द टैक्स पीरियड में जमा कराना है इन विच इज गेटिंग द रेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। दिस अमेंडमेंट हैज कम ओनली फ्रॉम 2 जून 2021 in a tax period not later than the tax period in which the date of completion certificate or project or the first occupation whichever is earlier falls. यानी जिस दिन मेरा प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी आई, लेट अस से प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन अप्रैल 2019, it was in 23 March, so before March 23 मुझे वो पैसे जमा कराने हैं, not later than March 23. Why it is so? If you compare it with the preceding one, तब वो कहता था where the promoter transfer possession of the right to the landowner by entering into a conveyance deed or similar instrument. इसमें क्या होता था, जो क्वांटिटी कमर्शियल क्वांटिटीज के फ्लैट लैंड ऑनर को बिकते थे और लैंड ऑनर उसको बेचता था, तो उसकी सेल, उसकी जीएसटी की लायबिलिटी तो आ जाती थी बिफोर द कंप्लीशन सर्टिफिकेट। लेकिन प्रमोटर जो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट पे जो टैक्स जमा कराता था, वो कराता था एट द टाइम व्हेन इज हैंडिंग ओवर, सो दैट क्रेडिट यूज्ड टू गो वेस्ट। सो उन्होंने इस बात के लिए क्लैरिटी कर दी कि आपका जो क्रेडिट वेस्ट नहीं जाए, सो प्रमोटर कैन पे द टैक्स
before getting the completion certificate. So whenever there is a liability being created or coming into the hands of the landowner, the promoter can raise the invoice, pay the tax, and he can claim the credit and adjust it against the liability which he is incurring on the sale of intending flat to the intending buyer, wherein consideration has been received prior to the completion certificate. So दोस्तों, ये 2 जून 2021 से ये नोटिफिकेशन आ गई और ये उन्होंने टाइम बता दिया कब आपको टैक्स देना है। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में जैसे मैंने आपसे कहा कि उनको एग्जम्पशन दे दी गई है। कमर्शियल अपार्टमेंट में क्योंकि कोई एग्जम्पशन नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि कमर्शियल अपार्टमेंट में जो आप ये टैक्स जमा कराओगे वो आप करोगे अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ डेवलपमेंट और द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। सो दिस इज टैक्सेबल एट 18%. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे exemption of transfer of development right, एंट्री नंबर एग्जम्पशन नोटिफिकेशन 12/2017, जिसके एंट्री नंबर 41A और 41B की हम बात करें। जो मैंने आपको बताया कि there has been a resolution granted by 4/2019. Now we are going to further discuss and elaborate what is this exemption. It is available only in the case of residential apartment. मैंने आपको बताया कि there is no exemption available in the case of commercial apartment, and it is available only in respect of the apartment which has been sold prior to the completion certificate. So similar formula, rather than going by the number of units, they say कि total area divided by carpet area of the residential apartment which has been sold, rest is the amount which is being exempted. So that means unsold total area of the project divided by total area which has been disposed of. So the development right is payable only in respect of the residential apartment which remain unsold and commercial apartment. इसमें एक उन्होंने कैप लगा दी। उन्होंने ये कहा कि in the case of residential apartment, the land of development cost cannot be more than 1% of the cost in the case of affordable residential apartment and 5% in the case of other than affordable. एक फ्लैट अगर 1 करोड़ रुपए का बिक रहा है और वो अदर देन कमर्शियल है तो उस पर टैक्स लायबिलिटी सिर्फ 5 लाख रुपए की है, तो जो डेवलपमेंट राइट है दैट कैन नॉट बी मोर देन 5%। हेलो, तो ये उन्होंने उसकी कैपिंग लगा दी है। अब हम बात कर रहे हैं हु इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स ऑन ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट। जैसे मैं आपको बार बार बता चुका हूं, अब ये स्लाइड इसको फर्दर डिटेल में बता रही है कि 31 मार्च 2019 से पहले सप्लायर था, 1/4/2019 के बाद प्रमोटर है। यहाँ लैंड ऑनर था, सप्लायर। इसको मैं इसको क्लियर भाषा में कहूँ क्योंकि सप्लायर ही यानी लैंड ऑनर दे रहा है ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट, तो इसको लैंड ऑनर पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ लैंड ऑनर को देना है और यहाँ प्रमोटर को देना है। टाइम ऑफ सप्लाई जैसे मैंने कहा बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2 जून जो अमेंडमेंट आई है। वैल्यू ऑफ सप्लाई ये उन्होंने कहा कि इट विल बी पेबल ऑन द वैल्यू which is being charged from the intending buyer while entering an agreement nearest to the date when the transfer of development right is being transferred. Meaning thereby अगर अप्रैल में उन्होंने ट्रांसफर कराया है, let us say अप्रैल 2019 में this is being transfer of development right is being given to the developer. एग्रीमेंट हुआ, पहला सेल मई में हुआ, तो मई के केस की मई की जो फ्लैट की वैल्यू है वैल्यू वो ली जाएगी, बट टाइम ऑफ सप्लाई इज not later than the tax period in which the completion certificate received or at the time of completion as well. This is the time. So the value is the nearest flat
for sale after entering into a transfer of development right. I think it appears to be slightly complicating, but in case you read the right, it is very simple. Now we will clarify it by way of an example. अभी तक हमने जो कुछ भी कहा, अब assuming transfer of development right is subject to tax, then how it will be evaluated, when I will be liable to pay, these slides will make it very clear. Let us say total carpet area. This is a landowner who has entered into a collaboration agreement after 1st April with promoter, और landowner ने किया है ये transfer on 25% of the carpet area belongs to the landowner, and rest of the area 75% goes to the promoter. Total carpet area 5 lakh square feet. उसमें 4 लाख स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है. ये एग्जांपल आपको कहीं नहीं मिलेंगे, and in case you will understand these example, I am very confident the whole issue will become very clear to you. 1 लाख रुपया कमर्शियल अपार्टमेंट, 1 लाख स्क्वायर फीट. अब लैंड ऑनर का शेयर आया 25%, 1 लाख रेजिडेंशियल और 25% ऑफ 1 लाख 25,000. अब ये मान लेते हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि 1 मई को डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ, 25 मई को हमने पहला अपार्टमेंट बेचा और उसकी वैल्यू थी 10 लाख. अब लास्ट सेल कंप्लीशन जो हमें मिला वो मिला 12 दिसंबर 2022 और उस टाइम से पहले जो हमने फ्लैट बेचा उसकी वैल्यू थी 12 लाख. यानी जो मैंने दिसंबर 22 में बेचा, प्राइस फ्लैट की 10 लाख से 12 लाख हो चुकी थी. 5 लाख का टोटल एरिया था. लैंड ऑनर को 25% शेयर मिल रहा था. नाउ विल कंप्यूट द लायबिलिटी. इसमें यहां देख लें, यहां हमने कहा पेड सम ऑफ ₹50 लाख इन एडिशन टू दिस एरिया व्हिच इज बीइंग गिवन. He has also been paid consideration of 50 lakh cash on 20th May 2019. 1 मई को ट्रांसफर का एग्रीमेंट हुआ. Within 20 days, I paid 50 lakh rupees in cash. Now, if you understand this, believe me, your concept of collaboration agreement will be absolutely clear. बड़ी मेहनत से ये एग्जाम्पल बनाया गया. जो 50 लाख की मॉनेटरी कंसिडरेशन दिया वो तो होएगी ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट. वैल्यू ऑफ सिमिलर फ्लैट नियरेस्ट टू द राइट, हमने नियरेस्ट जब बेचा था 10 लाख रुपए का फ्लैट था. मेरी यूनिट है 125, तो 125 यूनिट को 10 लाख से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 करोड़ 50 लाख रुपए मेरे पास कंसिडरेशन आ गई ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट. तो टोटल वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट राइट हो गई 13 लाख. GST is payable at 18%, 2 करोड़ 34 लाख. Amount of exemption, assuming all the residential flats are being sold, which are 100 in numbers, बाकी क्या बचे 25. तो अब GST जो पेएबल है मुझे 3 लाख स्क्वायर फीट पे नहीं मिल देना. टोटल कारपेट एरिया मुझे जो आया था उसका प्रोपोर्शन निकाल लिया. तो अगर वैसे भी निकालेंगे तो 75% वैल्यू आ जाएगी इसकी. तो ये 187,200 आ गया. अब अनसोल्ड रेजिडेंशियल एरिया 1 लाख स्क्वायर फीट. GST टू बी पेड on development right with regard to residential apartment 62,40,000 क्योंकि unsold portion पे देना है. Maximum liability as I told you 5% of the value of flat. फ्लैट की कीमत थी 12 लाख रुपए, जो लास्ट में बिका हुआ 60 लाख रुपए. तो मुझे डेवलपमेंट राइट कमर्शियल के देने हैं 46,80,000 और ये 60 लाख. टोटल मेरी लायबिलिटी 1,06,80,000 रुपए आई. ये PPT मैं दे दूंगा अश्विनी जी को, और आप इस एग्जाम्पल को अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर दिस इशू विल बिकम क्लियर. अब टाइम ऑफ सप्लाई कमर्शियल अपार्टमेंट का 46,80,000 है. तो मुझे मंथली देना है तो 1,80,000 रुपया मंथली कंसिडरेशन आ गई. और मॉनेटरी कंसिडरेशन तो 45 लाख अपार्टमेंट पे. अपार्टमेंट पे जो मुझे देना 45 लाख रुपए नॉट लेटर दिसंबर, जब मुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला. और रेजिडेंशियल पे मुझे वैसे ही not later than December, that's the time of supply. ये लैंड ऑनर शेयर आ गया. जो लैंड ऑनर का शेयर है उसमें रेजिडेंशियल की वैल्यू दे दी हमने 10,000 रुपए. 1/3 लैंड डिडक्शन आ गई.
टैक्सेबल वैल्यू आ गई और उसके बाद हमने टैक्सेबल वैल्यू पे ये रेट लगा लिया या 5% रेट इस पे लगा दिया. Either you calculate 7.5 on this non-affordable and 18% of this, or you consider 5% on 10 and this is payable at this time. अब इसके फीचर्स में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ. Land owner and developer enter into a joint development agreement. Now I am talking about revenue sharing. अगर मैंने उससे ये कहा कि मैं लैंड दे रहा हूं, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम इकट्ठा बेचेंगे, जब भी वो बिकेंगे उसमें से जो रेशियो है 25%, 75% वो हम बांट लेंगे और 30 और 75 लेंगे क्योंकि मुझे 50 लाख कैश पे मिला था. तो इस केसेस में थिंग्स आर मच सिंपलर. When the revenue sharing arrangement is there, then landowner and developers enters into a joint development agreement. Landowner land देता है, developer अपना resources और time और पैसा देता है. Constructed units are sold, revenue is being shared. Then there is no provider-recipient relationship. The only supply which will be taxable in the case of revenue sharing will be the revenue which I am earning from the intending buyer before the completion of certificate. और completion certificate बाद बेचूंगा तो उस पर नहीं देना है. Both are jointly developing, so there is no liability to each other. But whatever money I am getting from the intending buyer, that is certainly subject to tax. Residential apartment for the project started after 1st April 2019, affordable 1% of the gross value. Non-affordable, other than affordable, 5%, and commercial 12%, including the cost of land. अब हम बात करेंगे IT से related issues in relation to this industry. So I think I have been speaking for almost 1.5 hours. In case there is any query, I'll request the organizer, they can ask the participant. If there is any query, they can ask me right now. Then I'll go to the issues involving ITC. अगर कोई आपकी क्वेरी है तो जी पूछ लीजिए, चाहे क्यूए पे पूछ लीजिए. जहां अगर अनम्यूट होना है किसी ने, एक अदिति जैन, आपको मैंने वो अनम्यूट किया. अदिति जी, हाँ, अदिति जैन, आपका हैंड रेज था. अदिति जैन जी, मेरे ख्याल में नहीं है सर इनकी क्वेरी. अगर किसी क्वेरी है तो वो हैंड रेज कर लें. थोड़ा सा ना सब्जेक्ट पर बोरिंग और कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इसलिए कहता अगर एनीबॉडी. नहीं, अलीपुरिया जी आप पैनलिस्ट में आइए. एक मिनट, मैंने इनको, अलीपुरिया जी, हाँ जी, अजय जी, हेलो अजय अलीपुरिया जी, आपको अनम्यूट किया है जी. चलिए, अगर नहीं आ पा रहे हैं तो कुछ आया तो यहाँ पे और लंबा क्वेश्चन आ रहे हैं सर, पैनलिस्ट में ही आ रहे हैं. इधर पूछ लेते हैं. एक मुकेश गुप्ता एक और है आलोक भारतीय जी, उनको भी किया है अनम्यूट. हेलो, हाँ जी, पूछिए जी. सर मुझे ये पूछना था, हेलो, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आवाज आ रही है सर? हेलो, हाँ जी, हाँ जी. सर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सर, वो लैंड लेती है सर, एग्रीकल्चर लैंड लेती है जो अथॉरिटी से अप्रूव नहीं है सर, उसके ऊपर वो सर बिल्डिंग बनाती है सर, 4-5 फ्लोर का बिल्डिंग बनाती है, वो सेल आउट करती है सर, उस केस में क्या होगा? देखिए, अगर उसने कोई पैसा नहीं लिया बिफोर द सेल ऑफ बिल्डिंग, तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, दैट इज सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी जीएसटी. मैंने लैंड अपने पैसे से ली, कंस्ट्रक्शन अपने पैसे से की. अब कंप्लीशन तो मिल नहीं सकता बिकॉज अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, बट देन आई एम getting the sale deed executed and getting the consideration in one go. So obviously it is a sale of immovable property, whether legal or illegal doesn't make any difference. Okay. Undoubtedly no GST. सर तो फिर 80% वाला जो कंडीशन है सर, वो फुलफिल करना है या नहीं करना सर? नहीं, वो क्यों करना है सर, जब टैक्स ही नहीं है. जब आपने कंसेशनल रेट पे देना है और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट देना है तभी तो होगा, नहीं लगे ऐसा कुछ नहीं करना. ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू.
हाँ जी यशवनी जी, फिर आगे चले। सर मैं और करता हूँ, ये गगन जी आपको नहीं मैं आपको अनम्यूट कंप्लीट किया कर है। लेते हैं, मैं क्या काम करता हूँ, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ स्लाइड, फिर क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है सर। चलो कंप्लीट करते हैं। अब आ गया इनपुट टैक्स। 1 अप्रैल 2019 के बाद रूल 42 में अमेंडमेंट आ गई। उन्होंने ये कहा कि जहां भी आपको रिवर्सल करना है वो अब यूनिट के हिसाब से नहीं होगा, एरिया के हिसाब से होगा। और ये कंसेप्ट मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो टोटल कारपेट एरिया है उस एरिया का, चाहे कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, उसमें जितने पोर्शन पे हमें एलिजिबिलिटी ऑफ क्रेडिट नहीं है उसको हम प्रोपोर्शनेट करेंगे टोटल एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट। लेट अस से credit is 1 lakh, which has to be reversed proportionately. Then total area of the project is 1 lakh, and I am eligible for 80 lakh. 80% of the area I have been able to sell. So 20% of that will remain, which will be reversed. Right? That unsold unit, first of all, we have to calculate units into the area, and then total area of the project, and then proportionately we have to allow the credit. अब इसमें थोड़े से इश्यूज आते हैं। पास्ट क्रेडिट ऑफ द प्रोजेक्ट दैट हैव अटेन्ड कंप्लीशन आफ्टर 1 अप्रैल, ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए है। मैं थोड़ा सा टेक्निकल इसको यहाँ डील नहीं करना चाहूंगा क्योंकि अब ये एप्लीकेबल नहीं है। बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट बचे हैं जो 1/4/19 से पहले शुरू हुए थे, अब तक खत्म नहीं। लेकिन लॉ ने यही कहा, इन नटशेल में ये कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जिस दिन आपने क्रेडिट अवेल किया, इफ इट एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, यू आर नॉट बीइंग आस्क्ड टू रिवर्स। वो ओलंपिक लिमिटेड की जजमेंट थी, गुजरात हाई कोर्ट में अप्रूव हुई, पहले अहमदाबाद ट्रिब्यूनल की थी, नाउ इट इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। एलिजिबल क्रेडिट इन द केस ऑफ कमर्शियल अपार्टमेंट, यानी जहां कमर्शियल अपार्टमेंट मोर देन 15% है। सो ऑब्वियसली जो जिस लायबिलिटी में 12% दे रहा हूं टैक्स, लेट अस से टोटल एरिया 1 लाख रेजिडेंशियल, 75,000 और 25,000 कमर्शियल, तो मुझे जो क्रेडिट मिल रहा है वो सिर्फ 25% पे मिल रहा है, एंड 75% हैज टू बी रिवर्स्ड, एंड दिस रिवर्सल इज रिक्वायर्ड ओनली इन द केस ऑफ common services. Let us say if I am using something which is being used in the commercial project, it has nothing to do with the residential project, then that credit will be 100% allowed to me, because on the commercial project I am discharging the liability at full rate 12%. I hope you are getting my point. इसी तरह से मान लीजिए रेजिडेंशियल में किचन अप्लायंसेस लगने हैं और कमर्शियल में मैंने कोई किचन अप्लायंसेस नहीं लगाया है, तो जितना भी किचन अप्लायंसेस का आईटीसी है वो पूरा डिसअलाउ हो जाएगा, बिकॉज वो सारे अप्लायंसेस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पे लगे हैं जहां मैंने कंसेशन रेट ऑफ टैक्स दिया है। और जहां तक कॉमन आईटीसी का सवाल है, कंस्ट्रक्शन सर्विस हैं, दीवारें हैं, लेंटर है या बाकी सर्विस हैं, फायर फाइटिंग एक्सेट्रा, उसको हम प्रोपोर्शनेटली बांटेंगे, और जो प्रोपोर्शन कमर्शियल अपार्टमेंट में आएगा जिस पे हम फुल रेट ऑफ टैक्स दे रहे हैं उसका हम क्रेडिट देंगे। इन द केस ऑफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट अवेलेबल ओनली टू द लैंड ऑनर, नो आईटीसी इज अलाउएबल बिकॉज द कंडीशन इज यू हैव टू पे द होल टैक्स, और जो लैंड ऑनर का भी उसका क्रेडिट है वो भी उसकी लायबिलिटी से ज्यादा नहीं मिलेगा। अभी हम लैंड ऑनर को छोड़ दें, बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसको कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है। यस, लैंड ऑनर इज एन एक्सेप्शन, ही विल गेट द क्रेडिट, बट देन his credit eligibility cannot result into refund, so it has to be restricted to the amount of output tax liability. 2 जनवरी 2021 में जैसे मैंने आपको बताया था कि अमेंडमेंट आई। अब जो लैंड ऑनर की लायबिलिटी है ऑन दी फ्लैट्स which he has received from the developer in commercial quantities
and is selling the same before the completion certificate. उसमें जो भी ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट, जो भी इसने टैक्स जमा कराया कंस्ट्रक्शन सर्विस का, बिल्डर चार्ज कर रहा है लैंड ऑनर से, उसका वो क्रेडिट ले सकते हैं। और वो क्रेडिट सिर्फ बुक्स में ना रह जाए, he can request the developer to charge the tax during the period of construction and he can claim the credit thereof. जब ये अमेंडमेंट नहीं भी आई थी तब भी व्यापारी लोग अपना क्रेडिट खराब नहीं करते थे। They used to suggest to the promoter तो भैया टैक्स पहले देने में तो कोई बुराई नहीं है। Law says you can make the payment only when you hand over the possession to the landowner. But in case I want to pay tax in advance, there is no bar. But now the clarity has come with the effect from 2nd June 2021. So जितना भी क्रेडिट बिल्डर चार्ज करेगा लैंड ऑनर, जितना भी टैक्स चार्ज करेगा बिल्डर लैंड ऑनर से, उसका क्रेडिट ही कैन यूज इट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ हिज लायबिलिटी। अब क्वेश्चन आता है कि 17(5)(h) में ये कहा गया कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट का क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस इन द सेम कैटेगरी। So the question came whether lift, escalator, which are plant equipment and used for the purpose of providing the service, क्या ये block credit है? If we go to the various authorities of advance ruling, they say yes, it is a block credit. But in my humble opinion, once I am installing the plant and machinery and I am using that building for the purpose of leasing out, then this credit is certainly available to me. If I am not leasing out, then this credit is not available. अब ये क्वेश्चन आया कि जो आदमी एक मॉल बना रहा है for the purpose of leasing out and he is paying huge amount to the contractor who has charged tax, whether he is eligible for the credit. जैसे सफारी रिट्रीट उड़ीसा हाई कोर्ट की जजमेंट आई, तभी से ये मामला थोड़ा गर्मियों में आया और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने, शायद कल एक ऑर्डर पास किया सुप्रीम कोर्ट ने, जहां इस मैटर को लिस्ट किया गया है शायद फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। तो मार्च के महीने में अब इसकी हियरिंग फिक्स की गई है और ये मामला वहां आएगा। लेट अस सी व्हाट इज द स्टैंड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इस केस में हुआ ये था, सफारी रिट्रीट में एक आदमी ने कमर्शियल बिल्डिंग बनाई फॉर द पर्पस ऑफ लीजिंग, रेंटल के लिए। उसने कहा कि जो मैंने इस पे 100 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन लगी है, 18 करोड़ रुपए का टैक्स दिया है, उसका मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि बिल्डर को मिलता है। जब बिल्डर अपने फ्लैट बेचता है कमर्शियल और वो पूरी फुल रेट पे टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज कर रहा है, देन ही इज एलिजिबल फॉर द क्रेडिट। तो ये चेन मेरे केस में क्यों तोड़ी? जहां तक क्वेश्चन है बिल्डर का, आर्गुमेंट ये है कि बिकॉज ही इज पेइंग जीएसटी बिफोर द कंप्लीशन, so is entitled for the credit. Then why in my case also I am leasing out the whole mall, commercial complex, and that is also subject to GST. In a way, my output is also subject to GST. Why this change? Why this discrimination? एक तो ये ग्राउंड लिया गया और दूसरा ग्राउंड ये कहा गया कि the purpose of introducing GST was seamless credit. If these kind of artificial restrictions are being levied, then the whole purpose gets defeated. So on these two grounds, the judgment was given in favor of the SSCs. और हम हर आदमी को, क्लाइंट को कह रहे थे कि आप अवेल कर लो. If the judgment comes in our favor, then we will start utilizing after that. क्योंकि जब मैं अवेल कर लूंगा तो 16(4) की जो टाइम लिमिट है वो भी नहीं लगेगी. Meaning thereby, in simple terms, I will be debiting that amount into work in progress, and in case the judgment comes in my favor and I have availed the credit in my books of accounts reported in the 3B, then undoubtedly I may utilize it as per my own sweet wish.
So this is the advice which we have given, and I'm sure if this the Supreme Court is taking this matter seriously, then the judgment, we will see the judgment in the coming months, and based on that, if it goes against us, we can again reverse it and debit to the work in progress and then to the finished cost and claim depreciation on that. And in case it comes to our favor, we can use that credit which we have availed during the time, and because one-to-one correlation is not there, so I can use that credit in discharging the liability in the other projects. ये आरसीएम की लायबिलिटी कहाँ पे है? जैसे मैंने आपको बताया था कि कैपिटल गुड्स अगर मैं रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बना रहा हूं तो मुझे सारी रजिस्टर्ड डीलर से खरीदनी है, अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदूंगा तो मुझे रिवर्स चार्ज आएगा। तो ये रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी इन रिलेशन टू रियल एस्टेट डील की गई है। ऐसे ही सीमेंट में ये कहा गया कि मुझे सारा सीमेंट रजिस्टर्ड डीलर से खरीदना है। इफ आई एम बाइंग रजिस्टर्ड डीलर्स एंड आई एम पेइंग टैक्स एट कंसेशनल रेट, देन आई एम लायबल टू पे रिवर्स चार्ज। सिमिलरली ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट जो 1/4/2019 के बाद लैंड ऑनर ट्रांसफर किए हैं, उसकी भी लायबिलिटी मेरे पास है। और जहां 80% कम हुआ, तो ये हमने एक स्लाइड बनाई, व्हाट आर द आरसीएम लायबिलिटी इन द केस ऑफ रियल एस्टेट। अब डेवलपमेंट राइट का जहां तक क्वेश्चन है, उसकी नोटिफिकेशन है ये आपके सामने, जहां उन्होंने कहा कि सर्विसेज प्रोवाइडेड, सप्लायर ऑफ सर्विस एनी पर्सन, रिसिपिएंट ऑफ प्रमोटर इज लायबल टू पे। इसको हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम छोड़ सकते हैं। लास्ट इशू रह गया एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। अब तो एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी भी खत्म करके उन्होंने जो क्या नाम है मोनोपोली कमीशन वाला जो है उसको दे दी है। ही विल लुक आउट फॉर दोस केसेस, बट यस बिल्डर्स के बहुत सारे केसेस आए और मोस्टली केस बिल्डर्स के अगेंस्ट डिसाइड हुए। उसमें दो चीजों का इशू था कि मुझे जो क्रेडिट मिलता है वो मुझे पास ऑन करना था या रेट ऑफ टैक्स बढ़ा। रेट ऑफ टैक्स तो नहीं बढ़ा था, लेकिन क्रेडिट मुझे पहले प्री जीएसटी रिजाइम में सिर्फ वैट की लायबिलिटी का मिलता था, व्हेनेवर आई वाज डिस्चार्जिंग माय वैट लायबिलिटी, या मुझे सर्विस टैक्स का मिलता था। मुझे एक्साइज का क्रेडिट भी नहीं मिलता था और वैट का सर्विस टैक्स में भी नहीं मिलता था। तो जो हमें क्रेडिट अवेलेबल हुए, तो एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी ने एक सिंपल सा फार्मूला निकाल लिया, अगर आपकी ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी, इतना क्रेडिट आपको मिलता था, इतना मिलता है, और इतना आपने नहीं पास ऑन किया, तो इनएविटेबली वो केस अगेंस्ट हुए हैं और अब वो सीसीआई के पास जाएंगे। तो ये एंटी प्रॉफिटिंग का एक इशू था which I thought I must discuss. With this, I'm concluding my deliberation. Now we can discuss the question answer session if any. हाँ जी सर, गगन जी आपका हैंड रेज है, मुकेश जी आपका हैंड रेज है, आपको दोनों को किया मैंने अनम्यूट। आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी अगर कोई है तो। गगन सलूजा जी और मुकेश गुप्ता जी। हाँ जी मुकेश जी। मुकेश जी मेरे उसमें क्वेश्चन आंसर में सर, क्वेश्चन आंसर के आपने देख लिए कि देखने हैं अभी? मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो तो इतना लंबा क्वेश्चन देख लेते हैं करके। अश्विनी जी गुड इवनिंग। हाँ जी गुड इवनिंग जी। सर इन द मीन टाइम मैं पूछ लूं एक क्वेश्चन? पूछो पूछो जी पूछो। सर गुड इवनिंग बत्रा साहब। हाँ गुड इवनिंग अजय जी। सर ऐसा है, जो आपने एग्जांपल ली थी जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट वाली, जिसमें ओनर लैंड कंट्रीब्यूट कर रहा है और प्रमोटर डेवलप करके सारी सेल कर रहा है जी, उसमें ये लिखा दिखा रहे थे आप कि देयर विल बी नो जीएसटी इम्प्लीकेशंस इन दैट विद रिस्पेक्ट टू टीडीआर। ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट या विद रिगार्ड टू कंस्ट्रक्शन सर्विस आल्सो। हाँ जी, वो जीरो हो जाएगी सर बिल्कुल उसमें। हाँ जी, ऐसा है जी। इसका बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आप एसपीवी बना लें जी। लैंड ऑनर उसमें लैंड कंट्रीब्यूट करते, आप अपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करते और दोनों मिलके उसको बेचे, तो जो भी आपकी कंसिडरेशन आएगी फ्रॉम द इंटेंडिंग बायर, सिर्फ उसी पे ही टैक्स लगेगा। अगर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है तो बड़ा सिंपल है, आपको क्रेडिट मिलना ही नहीं है। जी सर। तो आप सिंपल 5% के ऊपर टैक्स लगाओ, जमा करा, तो कोई क्रेडिट लेने का इश्यू नहीं।
ठीक है कोई सर, और टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है इस पे रेवेन्यू शेयरिंग है, इस पे एरिया शेयरिंग नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एरिया शेयरिंग सर, हमारे केस में क्या है, एरिया शेयरिंग तो 0 है, पर उसमें एसपीवी कोई नहीं बनाई हुई। अगेन यू कैन आर्ग्यू दैट। मैं इसके लिए बताता हूँ, एक सर्कुलर नंबर 109 है, एक 148 है, एक 151 है। आप ये सर्कुलर पढ़ेंगे तो ये बताता है व्हाट इज जॉइंट वेंचर। तो वहां से आप क्लू लेके आप अपने केस को डेवलप कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग यू कैन से देयर इज नो लायबिलिटी, इट कैन सीबीआईसी बी के सर, आर्ग्यूड। सीबीआईसी के सर्कुलर है सर। हाँ, ये सर्विस टैक्स के जमाने के हैं सर, ओके अभी ओके जीएसटी में तो कुछ नहीं आया। ओके सर, ओके सर। ऐसा तो नहीं है कि ये एक अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी मानी जाएगी और सर्विसेज टू मेंबर्स फिर वो टैक्सेबल दैट कर? इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट मे बी द स्टैंड। तो अगर आप उस सर्कुलर्स को पढ़ेंगे ना, वहां यही कंसेप्ट डील किया हुआ है। ओके सर, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सर। हेलो हेलो हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ आ जी, रही आ है जी, रही आ है। रही है। हाँ सर, गुड इवनिंग जी। मैं मुकेश गुप्ता बोल रहा हूँ सर। मैंने वो क्वेरी पोस्ट की थी, उसको मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ सर। एक केस में जॉइंट वेंचर है बिटवीन टू बिल्डर्स। हर कोई एक जो पहले वाला बिल्डर है उसने उसको एक प्रोजेक्ट डेवलप करने की परमिशन है गवर्नमेंट की तरफ से। वो दूसरे डेवलपर को उसमें हिस्सेदारी देता है और उसको कहता है कि भाई तूने डेवलप करना है, सारा डेवलपमेंट कॉस्ट यू विल इनकर, बट मैंने तेरे को पार्टिसिपेट करवा लिया, तेरी लैंड तेरी रहेगी, मेरी लैंड मेरी रहेगी। मतलब लैंड शेयरिंग नहीं है, एरिया शेयरिंग नहीं है इसमें सर। सिर्फ सेकंड बिल्डर विल डू द डेवलपमेंट फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द लैंड पोर्शन ऑफ द फर्स्ट बिल्डर। सो जो खर्चा वो मान लीजिए 20 करोड़ रुपया उसकी डेवलपमेंट के ऊपर खर्च कर देता है सेकंड बिल्डर, उसके ऊपर बेसिकली क्या जीएसटी की इंप्लीकेशंस रहेंगी, बिकॉज इसमें फर्स्ट बिल्डर ने सर्विसेज दी, उसको पार्टिसिपेट करवाया, और सेकंड बिल्डर ने खर्चा किया। देखिए, आपने अपना राइट बेचा टू डेवलप जी द प्रोजेक्ट टू अनदर वन, and in lieu of sale of right you have received construction cost। यस तो सर। उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा ही, दोनों को अलग 18% के अलग हिसाब। आउटपुट लाइबिलिटी रहेगी सर, हाँ जी, दोनों की वो अलग आउटपुट अलग आउट। लायबिलिटी रहेगी फर्स्ट डेवलपर के हाथ में। he has sold his right जी to develop the plot in lieu of consideration in kind जी of construction cost। So obviously equivalent value of the construction will be the value on which you'll be liable to pay tax at the rate of 18%। तो ये तो हो गया सर, जो फर्स्ट बिल्डर है उसकी आउटपुट लायबिलिटी बन गई, हाँ और जी, जो सेकंड बिल्डर है उसकी क्या लायबिलिटी बनी सर? उसने कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दी है, तो वो जी 18% जो कंस्ट्रक्शन है, यानी 50% की कंस्ट्रक्शन पे 18% से टैक्स लगाएगा, और जो परचेजेस किए हैं उसका 50% क्रेडिट लेगा। उसकी लायबिलिटी बहुत कम बनेगी, 50% क्यों सर? क्योंकि 50-50 हुआ ना, अपनी लैंड पे भी तो बनाया उसने। हाँ, अपनी लैंड पे भी लगाया, ठीक है हाँ सर, ठीक है हाँ जी, हाँ ठीक है। तो इसमें जो सेकंड बिल्डर है, क्या वो अपना इनपुट ले लेगा सर? हाँ, मिल जाएगा, 50% इनपुट मिल जाएगा, क्योंकि 50% 50% कंस्ट्रक्शन उसको, उसने अपने लिए की है, 50% बिल्डर वन के लिए की है। और जो फर्स्ट बिल्डर है उसकी आउटपुट लायबिलिटी तो बन गई आधे पोर्शन पे, हाँ जी, जो भी कॉस्ट आई हाँ उस जी, पे वो आउटपुट लायबिलिटी पे करेगा, हाँ जी। और उसको कोई इनपुट मिलेगा सर? इनपुट अगर कोई बिल्डर चार्ज करेगा तो मिलेगा। बिल्डर ने भी आउटपुट लायबिलिटी 50% पे पे अल्टीमेटली की उसने सर। उस एरिया का क्या किया, उसको बेचा। दोनों ने अपने अपने एरिया को बेचा सर। अगर एरिया इसने बेचा बिफोर कंप्लीशन बिल्डर वन ने, तो उसमें ये जो कंस्ट्रक्शन पे जीएसटी लग के आएगा उसका क्रेडिट मिल जाएगा। जो कंस्ट्रक्शन पे लग के आया वो उसने इनपुट बन बिल्डर गया वन उसका। की दो लायबिलिटी है। नंबर वन, रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ द अपार्टमेंट्स और एरिया व्हाटएवर यू बेच, वो लैंड सेल कर रहा है, उसका कोई आउटपुट लायबिलिटी नहीं बनेगी सर। नील हो गई। अब उसके जी आगे 18% की लायबिलिटी। तो ये जो जी क्रेडिट आया है, ये आया है लैंड डेवलपमेंट पे, which is exclusively used for the sale of land on which no GST, so there will be no credit। राइट। तो बेसिकली जो उसने 50% पोर्शन पे लैंड डेवलपमेंट के राइट सेकंड बिल्डर को दे दिए, उसकी सिर्फ आउटपुट लायबिलिटी बनेगी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। और उसमें कोई डाउट नहीं है, जी absolutely confirmed because we have handled these kind of two cases। ओके सर, इसके लिए ना मैं आपसे अलग से भी बात करना चाहूंगा। किसी वक्त मैं आपसे कॉल करके अलग से वी विल डिस्कस दिस इशू, एंड मैं आपसे आपकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज लेना चाहूंगा सर।
मुकेश जी मोस्ट वेलकम। कोई जी सर। हाँ जी, मुकेश गुप्ता जी का हो गया। गगन जी आपका कोई है जी क्वेश्चन? गगन जी का नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन तो हैंड रेज तो नहीं है सर? क्यूए में देख लेते हैं अगर कोई है तो पेंडिंग सर। जो मुकेश जी का था वो उन्होंने पूछ लिया, और भी देख लेते हैं। Sir, relating to this issue, please clarify that if a person purchases a plot of land and construct house on that plot and sell the same, is GST applicable? देखिए, आपने प्लॉट लिया, मकान बनाया, अब जो मकान जिस आदमी ने बनाया, अगर उसने वॉस कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दी है, वो तो टैक्स आपसे चार्ज करेगा। बट अगर आपने कंप्लीशन होने के बाद उसको बेचा, तो आपकी कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं। जो कॉन्ट्रैक्टर ने आपसे चार्ज किया था टैक्स, वो आपकी कॉस्ट। और अगर आपने उसको बिफोर कंप्लीशन बेच दिया उस मकान को, तो जो कॉन्ट्रैक्टर ने दिया था उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, इन केस इट इज अ कमर्शियल। इन केस इट इज रेजिडेंशियल वन, तो आपको अदर देन अफोर्डेबल होगा। आपने हाउस प्रॉपर्टी लिखा है, बट हाउस प्रॉपर्टी कमर्शियल वो नहीं लिखा, तो अज्यूमिंग इट इज अ रेजिडेंशियल वन, तो आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। पूरी कंसिडरेशन पे आपको 5% टैक्स जमा कराना पड़ेगा इफ यू एक्सेप्ट एनी कंसिडरेशन प्रायर टू द कंप्लीशन। सो द बेटर कोर्स इज defer it till the project is completed, then there is no GST liability. Sir, to buyer of land की वैल्यू का अलग एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा जब सेल करेंगे। Yes, obviously, अगर आप गुजरात हाई कोर्ट की वो जजमेंट पढ़ लेंगे, तो उसमें एग्रीमेंट उन्होंने बनाया, उन्होंने क्लॉजेस रेफर की है, तो यू कैन इजीली अंडरस्टूड हाउ टू ड्राफ्ट द एग्रीमेंट इन ऑर्डर टू सेव द टैक्स। एंड लेट अस सी द decision by the apex court also in this regard. But most likely it's a good judgment likely to be upheld by the Supreme Court. मुकेश गुप्ता जी का हो ही गया। और कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल में तो सर है नहीं है। ठीक है सर। तो मेरे ख्याल में अगर कोई क्वेश्चन है स्टिल मतलब आप फॉर कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस फॉर इंडिविजुअल देयर विल बी नो एप्लीकेबिलिटी ऑफ 9(4), certainly not. रेस्ट हेल्थ सर्विसेज और अदर सर्विसेज वो कल टूर ऑपरेटर वगैरह अर्चना जी और आंचल कपूर और सिद्धांत पाठक करेंगे। दे विल आंसर दिस। तो थैंक यू वेरी मच सर। ऋषभ गुप्ता। हाँ जी ऋषभ जी, आप पूछिए जी। हेलो। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर, एक अभी रिसेंट एक क्वेरी आई थी। एक यूपीवीसी डोर्स वाले हैं सर जी। यूपीवीसी डोर्स पे 18% जीएसटी है जब हम परचेज करते हैं जी। तो उनके कोटेशन में एक चीज लिखी हुई थी कि अगर आप एक एफिडेविट दे देते हो कि दिस इज फॉर पर्सनल यूज, द रेट ऑफ जीएसटी विल बी 18%। 18 जो आप कह रहे हो, और 12%। 12% पर्सनल यूज, नॉट टू माय नॉलेज। मेरे हिसाब से ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। या रेट ऑफ टैक्स पर्सनल यूज और कमर्शियल यूज के लिए अलग अलग रेट ऑफ टैक्स की नोटिफिकेशन में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया। राइट। कुछ सर्विसेज में कंसेशन रेट दिया गया, जैसे साइंटिफिक एंड कुछ इक्विपमेंट्स थे, रिसर्च इक्विपमेंट व्हिच आर बीइंग सोल्ड टू स्पेसिफाइड यूनिट। यस सर। दैट वाज विद अ स्पेसिफिक पर्पस। ऐसा कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल जनरल केसी में कोई डिफरेंशिएशन हो, ऐसा मेरी नॉलेज में नहीं है। राइट, ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन सर? मेरे को लगता नहीं कोई है। नहीं, हैंड रेजर, सॉरी, कनम गर्ग जी आपको भी अलाउ किया है। सत्य प्रकाश जी आप कुछ पूछिए क्वेश्चन जी। गुड इवनिंग सर। सो मेरा एक डाउट है कि एक कंपनी ने ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और बाद में उसकी रीइंबर्समेंट ली है दूसरी कंपनी से, तो क्या उस रीइंबर्समेंट पे जीएसटी लगेगा? देखो, ये एक लाइन के फैक्ट से आंसर नहीं दे पाऊंगा मैं। आपने ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ली तो एम्प्लॉइज के लिए ली होगी, हाउ कैन यू ट्रांसफर दैट पॉलिसी टू अदर कंपनी? तो वो एम्प्लॉइज उस कंपनी के थे ना दूसरे, लेकिन वो सारी एक ग्रुप रिलेटेड कंपनीज है, मतलब सिस्टर कंसर्न है। ये आपको फैक्ट्स लिख के देने पड़ेंगे। अगर हम बात करेंगे तो देयर विल बी सर्टेन कॉन्ट्रडिक्शन इन दीस फैक्ट्स। ये पॉसिबल नहीं है जो आप कह रहे हो। ये तो हो सकता है कि मेरे 50 एम्प्लॉय एक ग्रुप कंपनी में थे, 50 बी में थे,
मैंने ए में 100 एम्प्लॉयज के लिए ग्रुप इंश्योरेंस ले ली और मैं 50 का खर्चा बी से ले रहा हूँ। अब इनवॉइस मेरे नाम पे आया तो ऑब्वियसली जब मेरे नाम पे आया इनवॉइस और उसके हाथ में इनवॉइस है नहीं, उसका क्रेडिट वेस्ट जाएगा। तो ऐसा कोई करता नहीं है। अगर वो होगा तो दोनों अपना अपना बिल लेके क्रेडिट अवेल करेंगे। अगर 100 का खर्चा आया और 18 महीने के 50 का बिल अपना रेज कर दूं तो मैं कोई सर्विस तो प्रोवाइड कर नहीं रहा हूँ। ISD ये हो नहीं सकता, तो इसमें क्रेडिट बड़ा रिस्की हो जाएगा। So I think I need to understand these facts when you give me in writing, then only I can answer. Okay, sir. हाँ जी, नेक्स्ट कनव जी का हो गया, तो सत्या प्रकाश जी आपका हैंड रेज था जी। मेरे ख्याल में सर और कोई क्वेश्चन है नहीं है। ठीक है सर। तो वी शुड कंक्लूड। थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज ए इंटरेक्टिव सेशन। रादर रियल एस्टेट पे बड़ी लोगों की डिमांड भी थी आज इन ऑल टाइम। रादर जैसे मैंने आपको इनिशियली इन्फॉर्म किया कि बीइंग ए पार्ट 2 रादर लोग बिजी भी हैं। इवन दो 130 पीपल लाइवली टच कर गए हमारे इस जूम प्रोग्राम में। एंड हम इसको कह सकते हैं कि इट इज ए प्रॉपरली अटेंडेड प्रोग्राम। रादर यूट्यूब मैं आपको एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हम इसको ओपन करेंगे यूट्यूब तीनों सेशंस की। तब तक यूट्यूब प्राइवेट ही रहेगी। तो अगर किसी ने फिर दोबारा अटेंड करना होगा तो आप 3 दिन बाद कर सकते हो जब ये कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक बार हमने वो सर्टिफिकेट के लिए डाटा निकालना है सारा का सारा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा गौरव गुप्ता जी से कि वो ऑफिशियली वोट ऑफ थैंक्स दें। सर इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज सर, ऑलवेज अशोक बत्रा जी को सुनना सर को। और जो क्वेरीज का सर इस सेशन का हिम्मत से जो क्वेरीज का लेवल था दैट वाज वेरी मैग्निफिसेंट। All the participants, humble thanks to all the persons who were always present up to the condition of 120. My humble thanks to all of them for joining in good numbers and being stayed here for all the times. I must say sir, your words of wisdoms are always valuable sir. जो भी सर आपने जिस meticulous condition में सर सीमेंट का रिवर्स चार्ज का चीज समझाई है, your PPT is very useful sir. उसमें ज्यादातर सर लोगों की और कॉन्ट्रैक्टर्स की सर बहुत ज्यादा मतलब गलती हो जाती है उसमें RCM को करने में। सो इट इटसेल्फ शोज कि कितनी डेडिकेशन से सर आपकी PPT तैयार की गई है। इट्स ऑलवेज अ वैल्यू एडिशन टू लिसन टू यू for any of the topics, be it current position or any of the litigation topic also. My humble thanks to you sir for always sparing your valuable time for this platform, and thanks to all for joining in good numbers. Thank you so much sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। तो फिर कल मिलते हैं सेम टाइम सेम डे।